आदाब, मैं नीता सिंह हाजिर हूं हिंदुस्तान की सोशियो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इश्यूज पर खास प्रोग्राम लेकर। यह है इंडिया। आज के इस खास प्रोग्राम में हम बात करेंगे मोदी सरकार के 8 साल की। जी हां, मई 2022 में मोदी सरकार के 8 साल पूरे हो रहे हैं। इसमें शक नहीं कि पिछले 8 साल में देश को एक स्टेबल सरकार के मिलने से तरक्की की रफ्तार तेज हुई है। देश में एक मजबूत सरकार के होने की वजह से ही मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी पूरे मुल्क ने एक साथ खड़े होकर चैलेंजेस का मुकाबला किया है। इसके साथ ही एक मजबूत सरकार के बड़े फैसले, पुख्ता इरादे और मजबूत लीडरशिप ने भी मुल्क की तरक्की को कामयाबियों से हमकिनार किया है। तो मोदी सरकार के वो कौन कौन से बड़े फैसले और हौसलामंद इरादे हैं जिन्होंने मजबूत लीडरशिप की वजह से मुल्क को मजबूती अता की है, उसी पर बात करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में इनवाइट किया है 3 खास मेहमानों को। हमारे साथ हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर विजय कुमार कौल, टाइम्स ऑफ इंडिया के असिस्टेंट एडिटर सुरजीत गुप्ता और साथ ही सीनियर प्रोफेसर शिवाजी सरकार। वेलकम टू आवर स्टूडियो सर। गुप्ता जी, आपसे जानना चाहेंगे, गवर्नमेंट लगातार कोशिश कर रही है, मोदी सरकार लगातार कोशिश कर रही है, कुछ स्कीम्स ऐसी हैं, कुछ ऐसे स्टेप्स उठाए गए हैं जिनका कि बेनिफिट इमीडिएटली दिखाई देता है और कुछ का धीरे धीरे दिखाई देता है। अगर हम रिफॉर्म्स की बात करें तो कौन से ऐसे रिफॉर्म्स हैं जो कि आपको लगता है जिससे कि वाकई में बड़ा चेंज आया है या आएगा? देखिए, एक रिफॉर्म्स जो हम कहते हैं प्रोसेस रिफॉर्म्स, अब देखिए जैसे सेल्फ अटेस्टेशन की जो एक इस सरकार ने किया है वो बहुत बड़ा रिफॉर्म है। हम अगर उसको देखें उसका लाभ सभी को मिलता है। उसके अलावा आप देखें तो बैंकिंग में रिफॉर्म्स आए हैं, प्राइवेटाइजेशन एक बहुत बड़ा पॉलिसी अनाउंस हुआ है जो प्राइवेटाइजेशन का है, पूरे इकोनॉमी को एक ढांचा को बदलने का है, वो भी रिफॉर्म्स होगा। अब इस दौरान आप देखें जो कोविड के दौरान उस समय भी बहुत स्टेप्स लिए गए हैं रिफॉर्म्स के लिए, चाहे कृषि क्षेत्र हो, कुछ लॉज हमें सरकार को वापस लेना पड़ा विरोध के चलते, बट मेरे ख्याल से जो डायरेक्शन ओवरऑल था वो बहुत ही पॉजिटिव था। और अगर देखा जाए हर एक क्षेत्र में, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे टैक्सेशन हो, जीएसटी, देखिए जीएसटी के ऊपर इतने रिफॉर्म्स हुए हैं। अभी भी एक नेक्स्ट मीटिंग में एक चीफ मिनिस्टर्स की कमेटी है, उसमें भी कई सारे कदम डिस्कस होंगे। सो मेरे ख्याल से अगर आप पूरे ओवरऑल इकोनॉमी को देखें तो कई सारे महत्वपूर्ण डिसीजंस लिए गए हैं रिफॉर्म्स के। एक और आपको बता दें कि ये जो लास्ट बजट था उसमें एक एनर्जी ट्रांजिशन का जो रोड मैप है, जो फॉसिल फ्यूल के डिपेंडेंस था उसको कट करके हम रिन्यूएबल्स के ऊपर जा रहे हैं। इस सरकार ने बहुत ही महत्वपूर्ण काम इस दिशा में किया है। और आप अगर टारगेट्स देखें और जो मूवमेंट है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर, बैटरीज़ के ऊपर, तो ये एक महत्वपूर्ण एक ढांचा बदलने का, आपका इकोनॉमी का ढांचा को बदलने का जो बहुत महत्वपूर्ण स्टेप है इस सरकार ने किया है। और ये ऑनगोइंग आगे हम देखेंगे। अगर आप देखते हैं तो इस पर इन्वेस्टमेंट्स भी आ रही हैं। अब प्रोफेसर कौल ने पीएलआई की बात की। पीएलआई एक ऐसा स्कीम है जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट देने के लिए किया गया है। और 14 सेक्टर्स में अगर आप देखें जो आंकड़े आ रहे हैं, जो इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं, जो कंपनियां आ रही हैं बड़े बड़े, तो मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में जितने भी सुधार किए गए हैं उसका फल इकोनॉमी को मिलेगा और शायद जो जीडीपी का ग्रोथ रेट है वो आगे बढ़ेगा। बिल्कुल। प्रोफेसर कौल, जैसे कि गुप्ता जी बात कर रहे हैं अभी कोविड फेज़ की अगर बात करें तो उससे हमारी इकॉनमी को काफ़ी सेटबैक लगा, लेकिन हमने अगर बात देखें मोदी सरकार ने काफ़ी अच्छे से उसको संभालने की कोशिश की। वैक्सीन हमने खुद ही बनाई और एक फ्री वैक्सीन की ड्राइव शुरू की और आत्मनिर्भर भारत पैकेज या सेल्फ रिलायंट इंडिया की जो बात की गई वो उसी समय शुरू हुई। आप कैसे देखते हैं इसको? असल में जो देश के लिए, किसी भी देश के लिए जो पीपल्स जो वेलफेयर और नेशनल प्रॉस्पेरिटी और नेशनल सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। और ओवरऑल हम देखते हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जिस तरह का जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रही है उसके अंदर ये एक सारा कन्वर्ज कर रहा है। मैं जैसे अभी गुप्ता जी ने कहा सिक्योरिटी की बात की, मैं थोड़ा सा कोविड के बारे में बाद में आता हूँ। इस जो एनर्जी सिक्योरिटी की बात है, जैसे एनर्जी सिक्योरिटी है, फूड सिक्योरिटी है, नेशनल सिक्योरिटी है, सारी चीज़ें जो अगर देखें इन सब पे जो मोदी सरकार की जो परफॉर्मेंस है वो कमाल की है।
जैसे ये जो एनर्जी वाला जो है, जो क्लाइमेट चेंज वाला इश्यूज आ रहा है, उसके अंदर जो एनर्जी का जो कंट्रीब्यूशन है, वो जो फॉसिल फ्यूल का कंट्रीब्यूशन अराउंड 70% पड़ता है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए जो ट्रांजिशन की बात हो रही है, उसके अंदर गवर्नमेंट ने रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर काफ़ी काम कर रहे हैं। और जो सोलर एनर्जी के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मोदी जी ने जिस तरह से यहाँ सोलर जो इंटरनेशनल सोलर जो वो फाउंडेशन जो बनाई, वो जो यूएन सपोर्टेड, वो यहाँ बनाई। एक इन्होंने जो स्कीम बनाई है, वन वर्ल्ड वन प्लेनेट वन सन स्कीम जो है, कनेक्टिंग ऑल दिस जो एशिया के जितने भी कंट्रीज हैं, फिर बाद में इसको वर्ल्ड में कनेक्ट करना, क्योंकि जहाँ जहाँ सन की रेज वगैरह पड़ रही हैं उसको कनेक्ट करके हम जो है इस तरह की प्रॉब्लम को लॉन्ग टर्म के अंदर बिल्कुल एलिमिनेट कर सकते हैं। और जिस तरह से ये हाइड्रोजन सेल की बात कर रहे हैं, डिफरेंट जो बिग सेक्टर्स वगैरह जो आ रहे हैं, बिग सेक्टर्स के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशंस वाला है, जो सीमेंट है, इस तरह के जो हाईली एनर्जी इंटेंसिव सेक्टर्स हैं, उनके लिए हाइड्रोजन फ्यूल की जो बात हो रही है, तो ये तो कमाल का वर्क हो रहा है असल में इंडिया। और ये जो नई चीज़ें आ रही हैं, इसमें इंडिया इज टेकिंग ए लीड ऑल्सो। तो ये सब होने वाला है। अगर देखें तो देश के असल में जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन और इंटरनल में जो आपके जो रिलेशन, जिस तरह का हमारे यहाँ पर जो पॉलिटिकल जो डेमोक्रेटिक सेटअप है, वेरी कॉम्पिटिटिव सेटअप है, जो अपोजिशन वाले भी हैं, दूसरे भी हैं, तो बेसिकली एक थोड़ा सा इनको जो इम्प्लीमेंटेशन, जो स्कीम की इम्प्लीमेंटेशन में इन सब का रोल है, उसको साथ लेने की जरूरत है। एक उसको लेकर के अगर हम देखें तो काफ़ी तरह के काम जो है हमारे यहाँ पर हो रहे हैं। कोविड के पीरियड के अंदर हम देखें तो गवर्नमेंट का रोल कमाल का है। इन्होंने जो आत्मनिर्भर भारत वगैरह लेकर के आए, और जिस तरह से इस स्कीम को, इस क्राइसिस को कन्वर्ट किया हेल्थ सेक्टर को रिफॉर्म करने में। जी बिल्कुल। प्रोफेसर सरकार, टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, आत्मनिर्भर भारत की बात हो रही है, टेक्नोलॉजी को काफ़ी बूस्ट प्रमोट करने की कोशिश मोदी सरकार कर रही है, डिजिटल इंडिया की बात हो रही है, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, डिजिटल इंडिया और ये सारी चीज़ें काफ़ी बातें की है। एक चीज़ मैं प्रोफेसर कौल ने जो कहा उसके आगे की बात करना चाहता हूँ। एक आयुष का जो है ग्लोबल रिसर्च सेंटर और इंस्टीट्यूट जो है, अभी पिछले ही महीने जामनगर में बनाया गया। आयुष का मतलब ऑल्टरनेटिव जो मेडिसिन का सिस्टम है, आयुर्वेदिक से लेके सिद्धा, यूनानी, सारी चीज़ों का है, और उसका ग्लोबल सेंटर होगा। और यहाँ से जो है पूरे विश्व को जो है, चाहे लैटिन अमेरिका हो, चाहे अफ्रीका हो, चाहे एशिया हो, चाहे यूरोप हो, हर जगह जो ट्रेडिशनल सिस्टम है उसको कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि उसके बिना जो है, अभी कोविड के दौरान ये पाया गया है, WHO का जो स्टडी है कि कोविड के दौरान आम लोगों का जो मैक्सिमम जो रिलायंस था वो था ट्रेडिशनल सिस्टम पर। और ट्रेडिशनल सिस्टम में ये देखा गया कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसका फ़ायदा हेल्थ सिस्टम के लिए लिया जा सकता है। अमेरिकन स्टडी है कि करीब $430 बिलियन का ये मार्केट है। तो हम उस मार्केट को एक डायरेक्शन भी देने की कोशिश है, उसमें एक एडवाइजरी रोल भी होगा, उसमें हमारा रिसर्च का रोल भी होगा। और साथ में हमने देखा कि कोविड के दौरान जो हमारे वैक्सीन्स है, किस तरह से हमारे कम से कम 2 मेजर फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो हैं उन्होंने वैक्सीन्स पे रिसर्च की और वैक्सीन्स को दूसरे देशों तक पहुंचाने की भी कोशिश की। तो आयुष में भी हम वो काम करने जा रहे हैं। दूसरी एक चीज़ और है, टेक्नोलॉजी की जो बात कर रहे हैं हम, कि अभी पिछले ही हफ्ते कोalition फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बनाने की बात है, और उसमें भी जो है वर्ल्ड का जो कोalition में सबसे बड़े पार्टनर है इंडिया, और उसके बाद उसके को पार्टनर जो है US है, और साथ में 27 मुल्क उसके साथ हैं। तो ये 27 मुल्क मिलकर ये कोशिश कर रहे हैं कि देखिए, अमेरिका में भी इस वक्त जो है तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर बदलने के वक्त आ गया 200 सालों के बाद। भारत में भी बहुत से इंफ्रास्ट्रक्चर बदलने, बहुत से अच्छे बनाने हैं, और इनमें एक सबसे बड़ी चीज़ जो है, जो आंधी, पानी, तूफान, बारिश और सूखा, इन सारी चीज़ों से, बहुत सारी चीज़ों में जो है उनकी लाइफ स्पैन में परेशानी होती है। उसके साथ जो जलजला आता है उससे भी परेशानी हो। तो जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए वो इन चीज़ों को कैसे झेल सके, उस तरह से उसको बनाने की कोशिश की। गुप्ता जी, आपसे जानना चाहेंगे, अगर इंडियन एक्सपोर्ट की बात करें, फॉरेक्स रिजर्व की बात करें, तो इंडिया का स्टेटस क्या है? देखिए, एक्सपोर्ट्स हमने देखा है कि काफ़ी रिकॉर्ड लेवल्स पे बढ़े हैं।
इंपोर्ट्स भी बढ़ा है, लेकिन इसका जो रिकवरी प्रोसेस था ग्लोबल इकोनॉमी में उसका भी असर है, प्लस हमारे प्रोडक्ट्स का भी प्रोडक्टिविटी हम धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। अभी देखिए फार्मास्यूटिकल्स है, चाहे इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट्स है, उसका डिमांड हम देखें तो काफ़ी अच्छी है, लेकिन ये सारा जो डिपेंड करेगा ग्लोबल डिमांड के ऊपर आगे के दिनों में। तो वो काफ़ी रोबस्ट फॉरेक्स रिजर्व्स भी हमने बिल्ड किया है, और ड्यूरिंग द कोविड हमने एक ऐसा रोबस्ट सिस्टम डेवलप किया है हमारे सेंट्रल बैंक्स ने कि उसके चलते हमें एक कंफर्टेबल पोजीशन में हम लोग हैं। एक बात मैं आपसे एक रिफॉर्म के बारे में जो मैं बात करना चाहता हूं, जो हम लोगों ने डिस्कस किया है, ये सोशल सेक्टर रिफॉर्म्स, सोशल सिक्योरिटी जो जिसको कहते हैं। तो इस सरकार ने एक काम, बहुत महत्वपूर्ण काम जो किया है वो है आयुष्मान भारत हेल्थ इंश्योरेंस। ये एक बहुत बड़ी समस्या है, होती है गरीबों के पास अगर पैसा ना हो तो आप ट्रीटमेंट नहीं होता था। आज के दिन में एक 5 लाख पर फैमिली आप उसको पर मेंबर वो आप ले सकते हैं और उसमें आपको ट्रीटमेंट मिल सकता है। माइक्रो इंश्योरेंस, अदर इंश्योरेंस जो एक दिशा इस में सोशल सिक्योरिटी की तरफ दिया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। और मेरे ख्याल से एक जो पूरे गरीबों के साथ उनका एक सोशल अम्ब्रेला सेफ्टी नेट प्रदान करने का जो स्टेप है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमें इसका नोट ज़रूर लेना चाहिए। जी बिल्कुल। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए स्टेप्स उठाए गए हैं, सोशल सिक्योरिटी के लिए स्टेप्स उठाए गए हैं। प्रोफेसर कौल, अगर हम एजुकेशन की बात करें तो क्या बदलाव दिखाई देता है? एक थोड़ा सा पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगा सोशल सिक्योरिटी का, जो है मैं फिर एजुकेशन की बात करता हूँ। सोशल सिक्योरिटी में जैसे हमारे यहाँ पर ये पहली बार था कि प्राइम मिनिस्टर जो है अपना जो है लाल किले से बोल रहे हैं शौचालय बनाने की बात, स्वच्छ भारत की बात, ये बहुत बड़ी चीज़ है। उसके बाद जो है फिर जो है आपने जो उज्ज्वला स्कीम लेकर के आए, तो असल में कई चीज़ें हम जो है देखते हैं, बड़े बड़े प्लांट की बात उसकी बात करते हैं जो विजिबल है, मगर जो लोगों के जो ग्राउंड लेवल पे जो उनकी स्थिति को सुधारने के लिए जो कार्य होने चाहिए, चाहे वो स्वच्छता वाला शौचालय बनाने का काम हो, चाहे उज्ज्वला की बात हो, अपना गैस देने की बात हो। हालांकि गैस में थोड़ा सा इश्यूज आ रहा है कि प्राइजेज वगैरह काफ़ी बढ़ गए, और गैस का जो कनेक्शन दिया गया, बिजली जो प्रोवाइड की गई, जो जल प्रोवाइड किया गया, ये बेसिकली जो नीचे के लोग हैं उनको एक बहुत बड़ा सपोर्ट है। उसके साथ साथ आपने इंश्योरेंस दे दी, इंश्योरेंस का जो आयुष्मान भारत की बात की, तो ये बहुत बड़ा रिमार्केबल वर्क है जो कि हमको दिखाई नहीं देता, मगर जो अगर हम लोगों के बीच में जाएं तो देखेंगे उनको एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है। ये जो कि हमारे यहाँ पर पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है, तो इसका रेलिवेंस बहुत ज़्यादा है जो कि विजिबल नहीं है। तो ये इसके बाद मैं देखता हूँ कि एजुकेशन का असल में देखें, जिस तरह से जो टेक्नोलॉजी जो डेवलप हो रही है, टेक्नोलॉजी का जो पूरा ओवरऑल इम्पैक्ट पड़ रहा है, वो इकॉनमी जिस तरह से जिस लेवल पर ग्रो कर रही है, इस सब में जो है ये रियलाइज़ किया गया कि जो करंट एजुकेशन सिस्टम है, हमारी जो क्वालिटी है वो सफिशिएंट नहीं है। तो उसको देखते हुए जिस तरह से सरकार ने जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो डिक्लेयर की है, ये बहुत ही बढ़िया पॉलिसी है। हालांकि इसके अंदर किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा वो काफ़ी लेवल पे काम हो रहा है, क्योंकि मैं भी यूनिवर्सिटी के अंदर रहा हूँ, तो मैंने देखा है किस तरह से अभी भी काम हो रहा है। डिफरेंट एरियाज़ के अंदर, डिफरेंट डिसिप्लिन के अंदर वर्कशॉप हो रही हैं, उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए। खास करके इसके अंदर जो एक बहुत बड़ा जो पहले भी एजुकेशन पॉलिसी में इम्पैक्ट कहा गया है कि जो हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो कल्चरल वैल्यूज़ हैं, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ है, उसको जो है पढ़ाया जाए, उनको बताया जाए, ताकि जो सिटीजन बने वो एक जो नॉलेज पावर हाउस बनाए इस जो है भारतवर्ष को। तो उसको देखते हुए इस तरह की जो है बातें की गई हैं बहुत, और जो काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है। कुछ लोग इसमें कहते हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी ठीक नहीं है, मगर मुझको लगता है कि वो जो फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है कि यू कैन ऑप्ट फॉर डिफरेंट स्ट्रीम ऑल्सो, आप उसमें भी वो ले सकते हैं। और हम देखते हैं बाहर कि कुछ लोग फिलॉसफी भी पढ़ रहे हैं, म्यूज़िक भी पढ़ रहे हैं, साइंस भी पढ़ रहे हैं। और असल में आज की जो रिक्वायरमेंट है, इनोवेशन की रिक्वायरमेंट है, जो क्रिएटिविटी की रिक्वायरमेंट है, अगर हम देखें 21st सेंचुरी के अंदर जो 21st सेंचुरी में जिस तरह के स्किल सेट चाहिए, कम्युनिकेशन है, क्रिएटिविटी है, इनोवेशंस है, वो उसको देखते हुए ये इस तरह का डाइवर्सिफिकेशन, इस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी को वहाँ पर हाईलाइट किया गया।
अब किस तरह से इस स्कीम को पूरा इंप्लीमेंट किया जाता है वो देखने वाली बात है। इंप्लीमेंटेशन इज ए की, बट ये स्कीम बहुत बढ़िया है इसके अंदर, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है 21st सेंचुरी के अंदर, जो स्किल सेट जिस तरह के चाहिए उसको देखते हुए हमको किस तरह से अपनी जनरेशन्स को प्रिपेयर करना है, यंग लोगों को प्रिपेयर करना है। और साथ में हम ये भी देखें कि हर आदमी सोचता है कि मुझको सरकारी नौकरी चाहिए, सरकारी नौकरी इतनी हो नहीं सकती जो नंबर ऑफ जो हमारा पॉपुलेशन है। तो किस तरह से उस एंगल से एंटरप्रेन्योरशिप कि यू बी सेल्फ एम्प्लॉयड एंड क्रिएट ए जॉब फॉर अदर्स, इस तरह का जो एक मोमेंट जो चल रहा है कि ये नहीं है कि आप सिर्फ सरकारी नौकरी की तरफ देख रहे हैं, बल्कि यू डेवलप योर सेल्फ इन सच ए वे कि आप जो है दूसरों के लिए जॉब क्रिएट करें। तो इस तरह का जो एटीट्यूड जो डेवलप करने की बात है वो उसके लिए इस एजुकेशन पॉलिसी का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गुप्ता जी, काफ़ी होलिस्टिक अप्रोच दिखाई दे रही है जिस तरह से कि मोदी सरकार के अचीवमेंट्स के बारे में आप लोग बता रहे हैं। अगर हम बात करें स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की, जिस तरह से स्वच्छता अभियान चलाया गया या फिर टॉयलेट्स बनाने की बात की गई, हाउसिंग स्कीम चलाई गई, जनधन योजना चलाई गई या फिर और तमाम स्कीम्स हैं, तो एक तरह से कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अगर हम इन जनरल आम जनता की बात करें तो उसमें बदलाव आया है, वो बेहतर हुआ है। क्या हम इसको मान सकते हैं कि अच्छे दिन आ रहे हैं? देखिए, चुनौतियां काफ़ी हैं और प्रधानमंत्री जो कहते हैं कि एक ईज़ ऑफ लिविंग के लिए ये जो सारे कदम उठाए जा रहे हैं, चाहे वो क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने के लिए हो, चाहे मोबिलिटी को चेंज करने के लिए हो, चाहे कनेक्टिविटी के लिए हो, चाहे डिजिटल कनेक्टिविटी हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ये सारे स्टेप्स आपको ईज़ ऑफ लिविंग के इम्प्रूव करने के लिए ही है। एक सिटीज़न का, आम आदमी का लाइफ इम्प्रूवमेंट के लिए है। अब अगर आप देखें, हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन की, उसमें काफ़ी बदलाव आया है। मेट्रो रेल कनेक्टिविटी आप देखें शहरों में बिछाए जा रहे हैं। रिन्यूएबल एनर्जी, अब इलेक्ट्रिक बसेस की हम बात कर रहे हैं, उसको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। नए नए एनर्जी सोर्सेज लाइक हाइड्रोजन के ऊपर हम अभी काम हो रहा है, उस पर जाएंगे। प्रोसेस रिफॉर्म्स हमने पहले भी बात की थी, ये भी काफ़ी बड़ा चीज़ है, उस पर भी उसको भी वो भी इम्प्रूव करता है सिटीज़न का एक ईज़ ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करने के लिए। तो मेरे ख्याल से जो जितने भी स्टेप्स लिए गए हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं और आगे के दिनों में जो और रिफॉर्म्स होंगे इस दिशा में और इम्प्रूव करने के लिए ईज़ ऑफ लिविंग को, वो मेरे ख्याल से बहुत महत्वपूर्ण होंगे। अब टॉयलेट्स की बात आपने की है, चाहे आप जल शक्ति की बात कर रहे हैं, हम विलेजेस में पानी पहुंचाने की बात कर रहे हैं, एनर्जी की बात किया हमने, तो मेरे ख्याल से ये सारा एक बिल्डिंग ब्लॉक्स है टू जो ईज़ ऑफ लिविंग को बढ़ावा देने के लिए, और मेरे ख्याल से यही फोकस रहेगा टू टेक केयर ऑफ द ईज़ ऑफ लिविंग ऑफ सिटीजन्स। बिल्कुल, ईज़ ऑफ लिविंग ऑफ सिटीजन्स काफ़ी बेहतर हुआ है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग काफ़ी बेहतर हुआ है इंडियन सिटीजन्स का। और अगर हम इंटरनेशनल फोरम पर बात करें प्रोफेसर कौल, तो वहाँ पर इंडिया की इमेज अब कैसी है? अगर हम जो ट्रेड नेगोशिएशंस हुए हैं या फिर वेदर चेंज पर बातचीत हुई है, वहाँ पर इंडिया की इमेज कैसी पोर्ट्रे हुई, या फिर जिस तरह से हमने जो कोविड का फेज था उसको हैंडल किया है, अब इंडियन इमेज कैसी है? कितना बदलाव आ गया है इन 8 सालों में? बहुत बदलाव आया है असल में इंटरनेशनल लेवल पे। तो जो अगर हम देखें, अब आप एनआरआईज से ही पूछें, उनको भी एक फीलिंग हो रही है कि दे आर ए पार्ट ऑफ इंडिया, दे आर इंडियंस। सो बेसिकली वो जो मोदी जी की वजह से, मोदी जी ने जिस तरह से पर्सनल रेपो इस्टेब्लिश किया विद द ग्लोबल लीडर्स, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप यही देखिए कि इवन जो हमारा ये जो अपना मिडल ईस्ट के अंदर है, मिडल ईस्ट के अंदर भी आज सभी जगह पर जो है जो इंडिया की जो है तूती बोल रही है, इंडिया के साथ रिलेशनशिप बढ़ रहा है, एफडीआई की बात हो रही है, रिलेशनशिप बात हो रही है, यूएई के साथ जो आपने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया, ब्रह्मोस को बेचने की बात हो रही है। तो वो उस एंगल से, इसी तरह से यूरोप है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये आसियान के अंदर भी है, आसियान के अंदर भी हमारे कई फ्री ट्रेड जो है वो एग्रीमेंट्स हैं, जापान के साथ है, कोरिया के साथ हैं, अभी ऑस्ट्रेलिया के साथ हमने बनाया, और जो हमने आरसेप को ज्वाइन नहीं किया उसका हमारी अपनी जो इंटरेस्ट था हमने उसको प्रोटेक्ट किया है। मगर अब जो यूरोप को हम देख रहे हैं कि यूरोप आज की स्थिति के अंदर, आज का जियोपॉलिटिकल जो सिस्टम जो डेवलप हो रहा है उसके अंदर यूरोप जो है
इंडिया की तरफ देख रहा है, भारत की तरफ देख रहा है। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर अभी हमारे यहाँ पर आए, यूरोपियन यूनियन के जो है वो चीफ यहाँ पर आए, अब जो अभी प्राइम मिनिस्टर हमारे बाहर गए, तो हम देख रहे हैं किस तरह से लोग जो है वहाँ के जो ग्लोबल लीडर इवन यूरोप के वो जो वेलकम कर रहे हैं, वो सभी लोग जो है, क्योंकि जो चाइना एक बड़ा थ्रेट की तरह एमर्ज हो रहा है, तो उनको लग रहा है कि हिंदुस्तान जो है एक जो है काफ़ी अच्छी कंट्री है, इसके साथ रिलेशनशिप बनाना, इसकी जो है मार्केट भी काफ़ी बड़ी है हर तरह से, इकोनॉमिकली भी इंडिया बड़ा बिग ह्यूज मार्केट है। जो इसकी जो आउटलुक है, जो थिंकिंग है, वो बिल्कुल एग्रेसिव किसी तरह की नहीं है। हम डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं, वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्रीज़। तो जिस तरह से जो वेस्ट के लोग जो है जो देख रहे हैं कि वो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ और जो है हम जो है इकोनॉमिकली काफ़ी प्रॉस्पर्स भी कर रहे हैं, लीडरशिप भी स्ट्रांग है, गवर्नमेंट भी स्टेबल है, तो वो सारा इस तरफ देख रहे हैं। वो तो मतलब काफ़ी कंट्रीज़ के लोगों ने तो कहा कि मोदी जी को स्टेप लेना चाहिए यूक्रेन वार को खत्म करने के लिए, पुतिन से बात करनी चाहिए। तो ये शो कर रहा है कि आज जो इंडिया डेफिनेटली एक ग्लोबल स्टेज के ऊपर आ चुका है, और इसका जो इकोनॉमिकली अगर पीपी के टर्म्स से देखें तो इंडिया थर्ड लार्जेस्ट है, वैसे अदरवाइज 5th और 6th लेवल पे है। तो और जो है नेशनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें, हम अपने आप को आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहे हैं। अभी रिसेंटली जो आर्मी चीफ ने कहा कि हम जो है ज़्यादातर चीज़ें हम अब खुद बनाना चाहेंगे, और जो बड़ी हाईली सोफिस्टिकेटेड चीज़ें हैं उसके लिए हम फ्रांस और उसको डाइवर्सिफाई कर रहे हैं रशिया से। तो हर लेवल पे जो है काफ़ी हो रहा है, तो वो एक अच्छी निगाह से देखा जा रहा है हिंदुस्तान को, और जो हर आदमी जो इंडिया के साथ जो है रिलेशनशिप डेवलप करना चाहता है। तो ये एक बहुत बड़ा क्रेडिट है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है हिंदुस्तान के लिए कि आज हिंदुस्तान जो है वर्ल्ड लेवल पर, वर्ल्ड स्टेज पर आ चुका है, और बड़े ग्लोबल लेवल पे। अब इवन G7 को देखें, G7 में दूसरी कंट्रीज़ को वो इन्वाइट नहीं कर रहे, अब वो इंडिया को भी इन्वाइट कर रहे हैं। तो वो सब शो कर रहा है कि किस तरह से हमारे मोदी जी ने पिछले 8 साल के अंदर अपनी इमेज बनाई, और वो सब लोग रिकॉग्नाइज कर रहे हैं उसको। जी प्रोफेसर सरकार, आपसे चाहेंगे कि मोदी सरकार के 8 साल, इस पर आप कंक्लूडिंग रिमार्क दें। देखिए, मोदी सरकार का जो 8 साल रहा है, मैं कहा शुरू के कुछ साल जो है बहुत चैलेंजिंग रहे हैं। जो सूरजजीत जी ने पहले ही कहा कि जो पुरानी व्यवस्था से व्यवस्था को उससे तोड़ना, नई व्यवस्था बनाना और नई व्यवस्था को जनता से जोड़ना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा काम रहा है। दूसरी चीज़, जितने भी नए नए चीज़ें बनाई गई, कुछ चीज़ें जो है देखिए, और एक चीज़ जो है क्विक एक्शन हुए। डिमोनेटाइजेशन की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आई, तो हमने तुरंत कोशिश किया, वो सोच पहले से उतनी नहीं थी, कि किस तरह से डिजिटल पेमेंट सिस्टम और डिजिटल सिस्टम को बढ़ावा दिया जाए, डिजिटल इंटीग्रेशन कैसे किया जाए, बैंकों का डिजिटल इंटीग्रेट कैसे किया जाए। और उसके बाद जो है बहुत दिनों से देश में एक कोशिश चल रही थी कि पूरे देश में एक इनडायरेक्ट टैक्स का एक सिस्टम हो, और तमाम कोशिशों के बावजूद अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग प्रॉब्लम्स थी, तो वो चीज़ें हो नहीं पा रही थी। तो इस सरकार ने उन्हीं लोगों के, उन्हीं सरकारों के, जो राज्यों के जो सरकारें थे जो इससे एग्री नहीं करते थे, उन्हीं की कमेटी बनाई, और बंगाल के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, जिसके मालूम हो जाता था कि ये बहुत अलग से बिहेव करेंगे, उनको उसका चेयरमैनशिप दिया और एक समाधान लेकर आया। हाँ, जीएसटी के बाद कई तरह के अभी भी, जैसा कि भी हम लोगों ने बात किया, कि कई तरह के प्रॉब्लम्स हैं अभी भी, तो प्रॉब्लम्स का ग्रेजुअली सॉल्यूशन भी किया जा रहा है, क्योंकि एक एक्टिव कमिटीज़ है जो लगातार इन चीज़ों को डिस्कस करती है। तीसरी चीज़ जो है, अगर आप देखें, सबसे बड़ी चीज़ जो है, एक हेल्थ केयर सिस्टम को कैसे बनाना है, और एक ऐसे वक्त जब हमें समझ में आया कि हमारी हेल्थ केयर सिस्टम जो है जैसी होनी चाहिए थी वैसी नहीं थी, और हमने प्रोएक्टिवली वो नया सिस्टम बनाने की एक कोशिश की, उसको इंश्योरेंस से जोड़ने की कोशिश की, आयुष्मान भारत बनाने की कोशिश की, और लोगों को जो हेल्थ के जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने की, मुहैया करने की कोशिश की। उसके आगे हम चलें तो स्किल डेवलपमेंट, फिर स्किल डेवलपमेंट में जब हमने देखे कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, तो हमने उसको न्यू एजुकेशन सिस्टम के साथ जोड़ा। अब उसकी क्या समस्या है, नहीं है, वो अलग चीज़ है, पर एक नई सोच दिखती है इसमें। और अभी अगर हम देखें तो जिस तरह से प्रोएक्टिवली हम
इसके आगे भी हम सोचने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे आयुष का हो या जैसे हमने क्लाइमेट चेंज के बारे में जो बात की उसमें हो, इन सब चीज़ों में जिस तरह से बात की वो एक बड़ी चीज़ है। और तीसरी सबसे बड़ी चीज़, जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है कि रशिया और यूक्रेन का वॉर जो है, हम समझ रहे थे शायद जल्दी ख़त्म हो जाएगा, वो अभी तक हुआ नहीं है, 3 महीने से ज़्यादा हो गए हैं। और अभी अमेरिका और यूरोप जिस तरह के कदम उठा रहे हैं, उससे लगता है कि ये और बढ़ेगा। और इसके सबसे ज़्यादा असर जो अगर हमें देखने को मिले तो 40 साल में अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है उसमें महंगाई दर जो है 7.5% हो गया, जबकि वहाँ सामान्य रूप से 1.5 से 3% तक ही होता था। 3 होता था तो बहुत ज़्यादा माना जाता था। तो उसका असर जो है पूरे दुनिया के जो इकोनॉमिक सिस्टम है उस पर पड़ रहा है। अब उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो एक छोटा सा कदम उठाया, बेबी स्टेप कह सकते हैं, कि हमने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने का तमाम परेशानियों के बावजूद हमने सोचा। तो इस तरह से अगर आप देखें, एक प्रोएक्टिव सोच है हर उसमें, और इस प्रोएक्टिव सोच के ज़रिए जो है नए नए रास्ते निकालने की कोशिश है। तो हम समझते हैं कि आगे चल के भी ये जो रास्ता हमने अपनाया है ये हमें नई राहें दिखाएगी। जी बिल्कुल प्रोफेसर सरकार, प्रोफेसर कौल गुप्ता जी, आपने समय निकाला और स्टूडियो में आए, वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मोदी सरकार के 8 साल पूरे हो रहे हैं। इन 8 साल में इंडियन सिटीज़न का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो बेहतर हुआ ही है, ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर भी इंडियन इमेज बेहतर हुई है। तो आज के हमारे एपिसोड में बस इतना ही। और अगर अपनी आप कोई राय या सजेशंस हमें ईमेल करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी है ddurduspecials@gmail.com। इसी के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब। कैसा लग रहा है मैडम? फेशियल कैसा लग रहा है? शादी के पहले आता है सीजन शादी.com का, आज ही डाउनलोड कीजिए। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की